सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या रिलेटेड? हाँ, जो अभी तक पढ़ा है छोटी क्लासेस से, मैंने देखा है क्लास 6 की भी बुक में है, आ चुके हैं भी चीजें हैं वहाँ पे। तो क्या पढ़ा है तुम 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, जहाँ बायोलॉजी आया होगा वहाँ रेस्पिरेशन का नाम आया। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और कुछ? हम्म, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यूज कर, ठीक है, और CO2 रिलीज कर, और एरोबिक एंड एनारोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो एरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक, और कुछ? अरे लोकेशन तो बता दो, ऑर्गन तो बता दो, ऑर्गेनल तो बता दो, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल, और एनिमल्स में ऑर्गन, हायर एनिमल्स में, आर्थ्रोपोडा में राइट्स, मच्छर में गिरसो, हाँ, मक्खी में गिरसो, आर्थ्रोपोडा में, एनेलिडा में, एनेलिडा में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, चलो कोरियोफेरा बता दो। बहुत पिटाई का वाटर सर्कुलेशन एटलीस्ट वो तो बता दो, उसके पास कोई ऑर्गन सिस्टम ही नहीं था, सिर्फ वाटर से एंटर हो रहा था और वो गैसेस एक्सचेंज कर ले रहा था। क्यूटिकल लेयर है, क्यूटिनेसियस रेस्पिरेशन देखा हमने, ऑर्थ्रोपोडा से आते आते हमारे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गए थे, जिसमें गिल्स थे, बुक लंग्स था, ठीक है, ट्रैकिया थे, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था कि ऑर्गन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी थी, हमने किंगडम क्लासिफिकेशंस को देखा था, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ रेस्पिरेशन, दैट इज द ब्रीदिंग, क्लियर, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, लेकिन जब हम सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं तो दैट इज द कॉमन थिंग, either you talk about the plant or you talk about the animals, either you talk about the lower organism or you talk about the higher organism eukaryotic, ठीक है, प्रोकैरियोटिक का फिर डिफरेंट होता है, फिर बेसिक डिफरेंस ऐसा भी आ रहा है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक या एनारोबिक। तो हमने ब्रॉडली यहाँ पे एक्चुअली ये चैप्टर जो दिया हुआ है ये रेस्पिरेशन इन प्लांट है, बट इज कॉमन इन एनिमल्स ऑल्सो, ठीक। अब चैप्टर में वेटेज क्वेश्चन है बेटा कि टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पुट होंगे, क्लियर। तो लेंथी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, आपको माइंड में याद ध्यान रखना है हमेशा कि यहाँ पे हम एनर्जी को फॉर्म कराएंगे, क्लोरोप्लास्ट में जो एनर्जी का फॉर्म हो रहा था दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो एनर्जी यूज बन रही थी और वो डार्क साइकिल में यूज हो रही थी। जैसे आपने कैलकुलेशन किया पूरे एनर्जी का, आप एटीपी मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो नॉन साइक्लिक में कितने एटीपी? 1 मॉलिक्यूल 1 साइकिल, क्लियर। 2 किसमें हो रहे थे? साइक्लिक में, ठीक है, 1 साइकिल। फिर केल्विन में यूज कितने हो गए? एक ग्लूकोज को फॉर्मेशन करने के लिए कितने एटीपी मॉलिक्यूल यूज हुए? एक ग्लूकोज 80, ध्यान से सुनो, ठीक है, एक ग्लूकोज को फॉर्मेशन के लिए 18 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हो रहे थे, मतलब लाइट और डार्क रिएक्शन के रेट में आपको दिख रहा है, कंपेयर करोगे तो लाइट रिएक्शन आपको फास्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एटीपी एंड एनर्जी, ठीक है। तो एक एक एटीपी बनता रहेगा तो डार्क रिएक्शन पैरेलली नहीं चलेगी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन उसका हाई है। तो वहां जो एटीपी बन रहा था वो तो उसी में यूज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है। ब्रॉडली जो हम लोग एनर्जी यूज करते हैं जब हम वर्क कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉटेवर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल या एक्सटर्नल एबिलिटी को परफॉर्म कर रहा है तो वह एनर्जी को यूज कर रहा है। एक सिंपल आपने देखा था कि आपका अगर
अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी हो रहा है, तो वो भी एनर्जी यूज करके हो रहा था। इज इट क्लियर? वो एनर्जी के फॉर्मेशन का जो सोर्स है दैट इज नॉट द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल सेलुलर रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? तो मैं कुछ चीजें एकदम लोकेशन वाइज डिफरेंशिएट करके रख, फिर और कंपैरिजन करके बताऊं। फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन को कंपेयर करो, करो फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन को कंपेयर करो। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगी और लाइट लाइट यूज नहीं होगी। हाँ ठीक है, और एक कॉमन सी चीज सोचो, सेलुलर रेस्पिरेशन और क्लोरोप्लास्ट में एक कॉमन सी चीज है कि एक स्पेसिफिक है, सेलुलर रेस्पिरेशन आपकी हर सेल में होगा, हर एक लिविंग सेल सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ वहां हो रहा था जहां क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? तो इवन ऑल लिविंग सेल्स डजंट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, बट हर एक लिविंग सेल सेलुलर रेस्पिरेशन को करेगा। क्लियर? रिवर्स है, आप थेरेटिकली देखोगे तो दैट इज रिवर्स, जो हमने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रैप कर दिया था, केमिकल एनर्जी में NADPH2 और ATP के अंदर गैप था, फिर CO2 को रिड्यूस किया, ऑर्गेनिक एसिड बना, ऑर्गेनिक एसिड से एल्डिहाइड और एंडोज शुगर बना, उससे उसमें आप उन CH-CH बॉन्ड के अंदर क्या कर रहे हो, एनर्जी ऐड कर रहे हो। That bonds break down and release energy in cellular respiration। वही पूरे साइक्लिक प्रोसेस से, फूड चेन से हम जब इंटेक किए फूड को और उसके बाद उसका डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा एंड वो सेल तक ट्रांसपोर्ट करके चली जाएगी, तो हर एक लिविंग सेल उसी लाइट एनर्जी को रिलीज करना चाहता है। वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में तो होगी नहीं, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो चुका है, केमिकल फॉर्म में वही एनर्जी रिलीज हो रही है एंड उसको ट्रैप कर ले रहा है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक फॉस्फेट जो वहां ऐड होगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो अर्थ पे ये जो प्रोसेस चल रही है, लाइट एनर्जी ट्रैप्ड बाय द फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ब्रेकडाउन ऑफ दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, रिलीज ऑफ दैट एनर्जी। एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ था, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। क्लियर? एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ था और फिर से हम उसी एनर्जी को रिलीज कर हम अपनी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? एक्चुअली ये प्रोसेस क्या है? जब ब्रीदिंग बोलते हैं तो ब्रीदिंग इज रिलेटेड टू इनटेक, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन बोलते हैं तो रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू ब्रीदिंग प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इनहेल एक्सहेल करना प्लस अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना। क्लियर? लेकिन जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। वही चैप्टर के नीचे ब्रैकेट में लिखो, दिस इज द इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल की अंदर की प्रोसेस। हम सेल के अंदर, एक सेल के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है उसको देखेंगे हम लोग इस चैप्टर। तो दिस इज नॉट अबाउट द ऑर्गन सिस्टम ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक अलग सेपरेटली चैप्टर है आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो पहली लाइन यहाँ पे लिखी है आपकी एनसीईआरटी में, ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लाइफ बट व्हाई इज ब्रीथिंग सो एसेंशियल टू लाइफ? व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ? Also, do all living organisms, including plants and microbes, breathe? If so, how? All living organisms need energy for carrying out daily life activities, be it absorption, transport, movement, reproduction, or even breathing. Where does all this energy come from? We know we eat food for energy, but how is this energy taken from food? How is this energy utilized?
Do all food give the same amount of energy? Do plants eat? Where do plants get their energy from? And microorganisms for their energy requirement, do they eat food? तो आपके जनरल में जो चारों तरफ बायोडाइवर्सिटी चल रही है उससे कई सारे क्वेश्चन पहले ही पैराग्राफ में एड्रेस किए गए। क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं, आंसर देखते हैं आप। ठीक है, ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लाइफ, बट व्हाई इज ब्रीथिंग सो एसेंशियल टू लाइफ? सभी ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन ब्रीदिंग के लिए एसेंशियलिटी क्यों है? हमारी सर्वाइवल ब्रीदिंग से क्यों है ये हम सब जानते हैं, बट क्यों है? दैट इज बिकॉज इसी ब्रीदिंग प्रोसेस से आपकी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और विदाउट एटीपी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं चल सकती। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं हम लोग, एंड दिस एटीपी इज रिक्वायर्ड। आपके शरीर में जान नहीं रहेगी, आपकी सेल के अंदर अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं करेगा, एंजाइम का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जैसे साइटोस्केलेटन में मूवमेंट हो रहा था, डायनिन मूव कर रहा है, वो भी एटीपी यूज करता है। तो इस तरीके के सारे मूवमेंट की प्रोसेस रुक जाएगी। अभी जैसे आपने फोटोसिंथेसिस देखा तो उसमें एटीपी यूज हो रहा था ना, ये फिर आपने देखा कि कुछ अदर पाथवे देखे जहाँ पे एटीपी यूज हो रहे थे एंड देन रीजनरेशन हो रहा है। तो इस तरीके के कई सारे मेटाबॉलिक पाथवेज चल रहे हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये एनर्जी को फॉर्मेशन करने का वन एंड ओनली वे इज सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होगा? जब हम ब्रीथ करेंगे, जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे। ठीक है, तो ब्रीदिंग ब्रॉडर वे हो गया। जब हम पूरे ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म के पॉइंट से देखते हैं तो दैट इज ब्रीदिंग, एंड जब हम सेलुलर लेवल पे देखते हैं तो दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ? ऑक्सीजन का इनटेक, एंड CO2 का एग्जिट। Also do all living organisms including plant and microbes breathe? सभी ब्रीदिंग करते हैं। Gases exchange is necessity, मतलब essential criteria है for the living। आपने देखा था जब कोरीफेरा हमने पढ़ाया था वो सेलुलर ग्रेड के अरेंजमेंट है, लेकिन वहां पे भी वाटर जो आ रहा है, वाटर में CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, तो उनको भी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि वो यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो मिजोजोम को चाहिए, वहां पे हो जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। उनका जो मिजोजोम हमने स्ट्रक्चर बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इमेजिनेशन से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हर एक लिविंग, अगर वो लिविंग है तो वो यूज करेगा, गैसेस एक्सचेंज करेगा, एंड उसकी वजह से ही सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। इफ सो हाउ? क्लियर? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। अब हाउ में आपके क्वेश्चंस का आंसर आता है कि एरोबिक है, एनारोबिक है। सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक कर रहे हैं तो वो पूरा आपका ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके होगा। एनारोबिक हो रहा होगा तो वहां फर्मेंटेशन हो रहा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि सिंपल फर्मेंटेशन को हम बताते हैं, जैसे घर में दही रखी है, 2 दिन की रखी है तो उसके ऊपर बबलिंग बबलिंग दिखेगा। ठीक है, आप योगर्ट वो देखो, पेस्ट जो बनता है इडली वगैरह को बनाने का पेस्ट, अगर वो भी ज्यादा टाइम तक रखा रह गया तो उससे पूरी एक गैसेस आपको रिलीज होता हुआ दिखेगा और उसमें बबल्स बने हुए दिखेंगे, और वो प्रोटीन टाइप का, मतलब सड़े गले टाइप का दिखने लगेगा, स्मेल आने लगेगा। दैट इज रिलेटेड टू फर्मेंटेशन। उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो रेस्पायर कर रहे होते, एक्सपायर कर रहे होते तो CO2 रिलीज हो रही है। क्लियर? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। अब यही इसका ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज, बी इट एब्जॉर्प्शन, या तो एब्जॉर्प्शन कुछ कर रहे हैं, जैसे आप फंजाई की बात करो तो वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं, तो कुछ और नहीं तो सरफेस पे एब्जॉर्प्शन है। कई पैरासाइट्स ऐसे हैं जो मतलब इंट्रासेलुलर या होस्ट के अंदर पैरासिटिक एंडोपैरासाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वो अपने स्किन से जो भी उनकी आउटर बाउंड्री है वहां से वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस हो गया, एस्केल्मिन्थेस हो गया, एस्केरिस बॉडी के अंदर है तो वो स्किन से एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है और सक भी कर सकता है। प्लैटीहेल्मिन्थेस स्किन से अपने आउटर मेम्ब्रेन से, आउटर लेयर से एब्जॉर्प्शन करेगा। तो एब्जॉर्प्शन करे, ट्रांसपोर्ट करे, मूवमेंट करे। प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो तो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म हो गई जिसमें मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर?
सेल टू सेल डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन में तो एनर्जी नहीं लग रही है, लेकिन बाकी जो आपके आयनिक ट्रांसपोर्टेशन हो रहे होंगे साथ साथ, वो आयनिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी लगेगी जब जब वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा होगा। मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग। रिप्रोडक्शन देखने में लगता है कि इसमें क्या ऐसा हो रहा होगा, यहाँ पे भी गैमेटोजेनेसिस हो रही है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मोटिलिटी शो करेगा। अगर जब कुछ नहीं कर से इतना सोचो कि स्पर्म रन कर रहा है, स्पर्म रन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो एनर्जी यूज कर रहा है। ऑल्दो कि उसके अंदर वो लिविंग सेल है, वो बना है पूरी गैमेटोजेनेसिस, पूरी मियोसिस, हमने मियोसिस में भी बताया एक स्पिंडल फाइबर जो है वो बनने में 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज करता है। ठीक है, तो हर एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपका एटीपी यूज हो रहा है। Where does all this energy come from? माइटोकॉन्ड्रियल पूरा आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसके रिजल्टेंट ही ये सारी एनर्जी आपको मिलती है। और ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, तो जो हम फूड की सप्लाई लेते हैं या कोई भी लिविंग जो भी फूड की सप्लाई ले रहा है, जो भी न्यूट्रिशनल सप्लाई ले रहा है, उसी से उसको एनर्जी का सोर्स मिलता है। We know we eat food for energy, but how is this energy taken from food? अब इसके इसके बैकग्राउंड में आपका डाइजेशन आता है। डाइजेशन जरूरी है, अदरवाइज सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाए, क्योंकि आपने जो फूड इनटेक किया है दैट आर पॉलीमर्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ध्यान से सुनना, जब आप फूड इनटेक करते हो तो आप पालक खा रहे हो, गोभी खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, वॉट एवर यू इट, दैट आर द पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, फैट, लिपिड। ठीक है, इस तरीके के होता है, वो सभी आपके क्या है, ब्रॉडर मॉलिक्यूल्स है। अगर हम जनरल बोले तो मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स को आप नहीं इस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर पाओगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको पूरी प्रोसेस से सेलुलर रेस्पिरेशन तक पहुंचने के लिए डाइजेशन से प्रोसेस होना पड़ता है। तो डाइजेशन इज हिडन, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? उसमें क्या आएगा आपका, डाइजेशन होगा। डाइजेशन पे जब वो मोनोमर यूनिट में ब्रेक डाउन हो जाता है, देन वो ब्लड में एसिमिलेट कर जाता है, ब्लड में ट्रांसफर होगा, एंड देन जैसे जैसे आपका ब्लड फ्लो हो रहा है और सारे इंटरस्टिशियल टिश्यू तक वो ट्रांसपोर्ट होगा, एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू से फिर वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। तो मोनोमर यूनिट ऐसी होती है जो सेल अपटेक करता है, सेल के अंदर जाए। तो डाइजेशन होगा, डाइजेशन से ब्रेक डाउन होगा, मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल के मोनोमर यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, एंड देन वो एसिमिलेशन होते हैं। और इसी एसिमिलेशन में जब वो सेल के अंदर जाएंगे तो पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है जो साइटोप्लाज्म में होती है, एंड ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉमन पाथवे फॉर ऑल, अगेन यूनिवर्सल पाथवे है आपका ग्लाइकोलाइसिस, एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड मेटाबॉलिक पाथवे इज ग्लाइकोलाइसिस, पहले भी बताया होगा ये। तो कॉमन पाथवे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से फिर होता है जब वो फर्मेंटेशन में जाएगा, मतलब एनारोबिक जाएगा, या वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, ये सब एनारोबिक में आ जाएगा। फिर या तो वो एरोबिक यूज करेगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रोसेस फॉरवर्ड हो जाएगी। इज इट क्लियर? जितना बोल रहे हैं सब समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो ना? ठीक है बेटा। We know we eat food for energy, but how is this energy taken from food? How is this energy utilized? एनर्जी कहाँ है? एनर्जी इस CH बॉन्ड में है, जो ग्लूकोज बना रहा है, जो प्रोटीन है, जो आपका जहां जहां ये बॉन्ड प्रेजेंट है, उन सब बॉन्ड में एनर्जी है, और उनको हम जब ब्रेक डाउन करेंगे तो उनकी एनर्जी निकलती है, एंड उस एनर्जी को ट्रैप कर दिया सिंपल सा एंड एटीपी का फॉर्मेशन कर। इज इट क्लियर? ठीक है। डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? नहीं। अभी आपने अभी जनरल पढ़ा होगा, प्लांट जनरल सुनते होगे, पढ़ा नहीं होगा तो सुनते हो, इतना कैलोरी खा रहे हैं, इतनी कैलोरी बर्न हो रही है। ठीक है, ये खाओगे तो इतनी कैलोरी मिलेगी। कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, जूस वगैरह या वॉट एवर आप पैक्ड मटेरियल देख रहे हो, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स प्लस उसकी कैलोरी वैल्यू दिया है, मीन्स कि हर एक फूड सेम सप्लाई तो नहीं दे रहा है। क्लियर है? इससे इससे आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जब देखेंगे इसको डिटेल में वहां पर। डू प्लांट्स ईट? प्लांट्स ईट कर रहे हैं? नहीं कर रहा है, लेकिन फूड बना रहे हैं। ठीक है,
वो तो खुद कुकिंग कर ले रहे हैं, उनको हीट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? वो तो सोर्स है, ठीक है, दे आर द सोर्स। प्लांट ही सोर्स है इस धरती पे जो एनर्जी का ये साइकिल चल रहा है, जो केमिकल एनर्जी का फूड चेन फूड बन रहा है और एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो सारी एनर्जी प्लांट से ही तो जनरेट हो रही है। लाइट एनर्जी इज द सिंगल सोर्स, जो अर्थ पे एनर्जी का सोर्स है, दैट इज लाइट एनर्जी, सन। क्लियर? और सन से जो ट्रैप हो रहा है वो हो रही है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट को तो खाने की जरूरत नहीं, वो सोर्स है। इज इट क्लियर? एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड? माइक्रो, यहाँ पे अगेन आपको डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना है। ईट फूड का मतलब क्या? जब वो इन्वेल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो माइक्रोब्स फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, इनगल्फिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस में वो ईट फूड कर रहे हैं। डिकम्पोजर है तो वो बाहर डिजनरेट करके एंड देन एसिमुलेट कर ले रहे हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू को, तो वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से माइक्रोब्स का तो पूरा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो हमें सिंपल सा फंडा याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस से एनर्जी ट्रैप हुई, डायरेक्ट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सन, सन से आई थी लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस से किया गया ट्रैप एंड कन्वर्ट कर लिया गया उसको केमिकल एनर्जी में। ये अभी अभी चैप्टर आपका हो गया है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसी केमिकल एनर्जी का एक फॉर्म ऑफ फूड आपको एक फ्रूट के फॉर्म में दिख रहा है। इस फ्रूट को अगर आपने इनटेक किया है तो ये डायरेक्ट सेल तो नहीं ले सकते, सेल का साइज ही इतना नहीं है कि ये डायरेक्ट इस एप्पल से न्यूट्रिटिव वैल्यू को ले लें। क्लियर? तो हमें इसको क्या करना है, पूरा डाइजेशन की प्रोसेस में जाएगा, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन हो। जब आप दांतों से चबाते हो, टंग्स उसमें इन्वॉल्व है, दैट इज द मैकेनिकल डाइजेशन। एंड जब एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द केमिकल डाइजेशन। तो डाइजेशन किया एंड देन एनर्जी उसकी जो आपने सेलुलर रेस्पायरेशन किया उससे एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को इज इट क्लियर? सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जब आप फूड खाते हो तो उस फूड में बैटरी है, जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर, जैसे आप अपने रिमोट में बैटरी लगा रहे हो, जैसे आपने बहुत सारे टॉयज खेले होंगे, उन टॉयज में आप बैटरी लेते थे, खरीदते थे, पेंसिल शेप के अलग अलग शेप की बैटरी आती है। मेरे घर में भी ऐसे रखा रहता है, पता नहीं कब बीमार जाते। तो एक क्या है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए। आपके रिमोट बिना बैटरी के नहीं चलेगी, आपके कोई टेबल क्लॉक है वो बिना बैटरी के नहीं चलेगी, उसी तरीके से आप बिना तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फूड के लिए, दैट इज द बैटरी फॉर यू। ठीक है, इसमें फूड है, फूड इज एनर्जी फॉर यू। ठीक है, इस एनालॉजी को ध्यान में रखना। एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ, केमिकल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, अदर मॉलिक्यूल्स, विटामिन वगैरह सभी आपके क्या है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में इनटेक होंगे। फाइबर वगैरह जो भी आप लेते हो सब उसमें एनर्जी के फॉर्म में वो एंटर किए, एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, बॉडीज एनर्जी करेंसी इसको हम कह रहे हैं। अब बॉडी हमारी डेली डेली हर टाइम जब तक हम लिविंग है तब तक वहां पे मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। मेटाबॉलिज्म चलता है मतलब मैं रिलेटेड बता दूं कि जब किसी की डेथ होती है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे एकदम पहले तो एकदम ठंडी सी हो जाएगी, ठंडा पड़ता जाता है शरीर, उसके बाद उसमें स्वेलिंग आती है, बॉडी फूल जाती है। दैट इज रिलेटेड टू लाइसोसोम। हर सेल के अंदर लाइसोसोम है, वो भी डेड हो रहा है, लाइसोसोम रिलीज होगा, अंदर नाइट्रोलिटिक एक्टिविटी होगी, वो धीरे धीरे सबको अंदर जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट कर रहा है। क्लियर? लाइसोसोम कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहां केमिकल है, तो उसकी वजह से अंदर की बॉडी एकदम प्रोटीन होने लगती है और वो डेड बॉडी को काउंट किया जाता है कि हाँ ये कितने टाइम पहले की डेड बॉडी, जैसे कोई क्राइम केस हो तो उसमें ये सब हेल्प करता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म चल रहा है कंटिन्यूअस, मेटाबॉलिज्म से एनर्जी यूज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, जब हम स्वेटिंग करते हैं तो भी हीट रिलीज है। दैट ऑल आर द मैकेनिज्म।
फिर अगर गैसेस फॉर्म में हम देखें तो केमिकल जो गैसेस फॉर्म में वेस्ट हो रहा है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और मेटाबॉलिक वेस्टेज जो होता है दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्टेज, जिसमें हम अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, ग्लिसरोटेलिक पढ़ाए थे, तो वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, यूरिया के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, या यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो दीज आर द वेस्टेज, दीज आर द यूजफुल थिंग्स कि आपके अंदर एंटर किया तो उससे आपने यूज किया तो एनर्जी को प्रोड्यूस किया, एंड वेस्ट भी पैरेलली आपके डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस से वेस्टेज बन रहे हैं। डाइजेशन की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें रिकॉल करने के लिए कि दैट इज रिलेटेड टू डाइजेशन मैंने बताया, तो ये स्लाइड भी एक बार पढ़ोगे। यहाँ कोई डाइजेशन का चैप्टर नहीं है इसलिए हमें डिटेल नहीं, लेकिन मैंने बताया ना मैक्रो मॉलिक्यूल को सेल तक नहीं पहुंचाया जा सकता, तो उसको किस प्रोसेस से जाना होगा, दैट इज नॉट रिलेटेड टू ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में आप गैसेस एक्सचेंज कर रहे हो, क्लियर। ऑक्सीजन जा रहा है तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बाइंड करके, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का प्रोसेस जो हो रहा है तब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। तो जैसे वाटर को आप लाए थे फोटोसिंथेसिस में, सॉइल से वाटर को लाए थे, एटमॉस्फेयर से CO2 को लाए थे, यहाँ पे खाने से आप फूड को ग्लूकोज को लाओगे एंड एटमॉस्फेयर से आप ऑक्सीजन को ला रहे हो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो उसी प्रोसेस के लिए आपको डायरेक्ट सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है, ब्रीदिंग एक अलग प्रोसेस चल रहा है, डाइजेशन एक अलग प्रोसेस चल रहा है, दोनों से आपको सबस्ट्रेट मिलेंगे फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन और उससे फिर प्रोसेस होगी। So digestion starts with enzyme released in the mouth and continues in the stomach. Nutrients are absorbed mostly from the small intestine into the blood stream or lymph system. अब लिम्फ में कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल ब्लड से एक और लिक्विड बनता है दैट इज द लिम्फ। अभी जब हम लोग एनिमल पे आएंगे तो बात करेंगे इसके बाद। एंड देन आर प्रोसेस्ड बाय द appropriate organs and re-diet for the absorption by the cells। सारे ऑर्गन अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको पर्टिकुलर जो प्रोसेस हो रहा है और आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके मसल्स आप लेटे पड़े हो तो कैसे वेट बढ़ता है किसी, जितनी जिसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है, जितना जो पूरा बॉडी को मूव करता है उसको बोलते हैं कि हाँ कंपैरेटिव। जेनेटिक एक ओबेसिटी अलग होती है, एक हलवाई, नॉर्मल हलवाई को देखो जो जैसे अभी तो वो भी मॉडर्न हो गया है, पहले अभी अगर आप थेरी या कहीं बुक में देखो, स्टोरी देखोगे हलवाई का, तो वो कढ़ाई में कलछुल डालोगे और बड़ा से पेट के साथ बैठा हुआ आदमी हलवाई होगा। वो एक इमेजिनेशन, एक इमेज होता था कि हलवाई मतलब मोटा तगड़ा और मुब्बू सा बैठा हुआ बस कढ़ाई में चला रहा हो। क्यों? क्योंकि उसके वर्कर्स दिन भर उसको असिस्ट कर रहे हैं एंड वो बस यही मूवमेंट कर रहा है, तो खा रहा है, बैठ रहा है, एज अ रिजल्टेंट वो मोटा होता जाए। तो उसी तरीके से आप ये ऑर्गन्स है पूरे कि आप कितना ऑर्गन्स को यूज कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट है कि वो कितनी सप्लाई ब्लड से लेता है। अगर आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, आपका वो ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा, आप पैर को मूव नहीं करा रहे हो, तो उसके सप्लाई की नीड कम हो जाएगी और एज अ रिजल्टेंट वो सब फैट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एंड जैसे अंदर जब अपटेक होगा तो उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगी एंड उससे रिजल्टेंट आपकी एनर्जी रिलीज होगी। अब एक कॉमन सी और चीज बताओ यहाँ पे मुझे, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ब्रॉडली आप किसको कैटाबॉलिज्म बोलोगे, किसको एनाबॉलिज्म? विच इज एनाबॉलिज्म? हाँ, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस, वी कैन से वहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रॉडली बोला है क्यों? अब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो दैट इज कैटाबॉलिज्म, कह सकते हैं हम ऐसा, क्लियर। तो यहाँ पे आपको ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ फोटोसिंथेसिस में, ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज का, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रॉडली हम वी कैन से फोटोसिंथेसिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड cellular respiration photosynthesis is anabolic process and cellular respiration is a catabolic process। ठीक है, all organisms require a constant supply of energy। एनर्जी और एंट्रोपी पे मैंने बेसिक लेक्चर में एक लेक्चर दिया था कि आप जब सब चीज अरेंज करते हो तो आप वहां पे एक एनर्जी को स्टोर करते हो,
ठीक है, रिवर्स करके सारी चीजें अरेंज कर दिया, फिर दिन भर आप उस चीजों को यूज कर रहे हो एंड फिर आप उसको स्कैटर्ड कर दे रहे हो, पूरा मैशअप कर दे रहे हो, तो दैट इज द इंट्रोपी, कि आपने पूरा रिलीज करा दिया उससे एनर्जी और सब डिस्टर्ब कर दिया सिस्टम, और फिर उसको वापस रीअरेंज कर रहे हो तो आपने फिर से उस सिस्टम को एनर्जी दे दी है। क्लियर? तो हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक रिक्वायरमेंट है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की। हर दिन मुझे कुछ कैलोरी चाहिए, तभी मैं चल पाऊंगी, तभी चीजें होंगी। तुम लोगों की भी वैसे ही है, कैलोरी की नीड अप एंड हाई हो सकता है। एक एथलीट है तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट होगी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फूड न्यूट्रिटिव वैल्यू वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन देयर इज कॉमन थिंग कि उसको एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। डज नॉट रिसाइकल, ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी इज from the sun. Sun is the only source of energy on the earth. Organisms capture the energy of light and store it in organic compound. हो गई ये सब बातें। तो आप फूड चेन की बात करो तो यहाँ पे है, अभी हम जब बोलते हैं ना ओनली सोर्स, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल सोर्स। ये फैन की बात नहीं है, दिस इज नॉट द नेचुरल सोर्स। ठीक है, ये सब आर्टिफिशियल चीजें, मशीन कोई आपको एसी चला के मिल रहा है फुली, आपने ओवन चला दिया उससे एनर्जी बोल रहे हो, यहाँ पे भी तो एनर्जी है, टेम्परेचर है, तो दैट ऑल आर द आर्टिफिशियल सोर्स। क्लियर? तो प्रोड्यूसर इसको कन्वर्ट कर दिए, वाटर और सन इसमें यूज हुए हैं। देन आपका प्राइमरी कंज्यूमर जो सबसे पहले कंज्यूम किया, तो क्या हो जाएगा, ये हर्बीवोर हो जाएगा। देन आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज द लोअर कार्निवोर या प्राइमरी कार्निवोर आप कह सकते हो। देन उसको सांप स्नेक ने लिया, इनगल्फ किया। ठीक है, तो ये सेकेंडरी लेवल पे आ गया। ठीक है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया आपका टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कार्निवोर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब हम लोग जब फूड चेन की बात करेंगे तब बताएंगे कैसे वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी देना होता है। फिर टॉप कार्निवोर के ऊपर कोई भी नहीं होता है। क्लियर बेटा? फिर आपका आ जाता है डिकम्पोजर, तो ये भी एनर्जी को यूज कर रहा है, इसको भी कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, ये भी कुछ एनर्जी को यूज कर रहा है इसलिए इसको खा रहा है, ये भी एनर्जी इसको चाहिए ये इसलिए इसको खा रहा है, इसको भी एनर्जी चाहिए इसको खा रहा है। ठीक है, इसकी डेथ हो गई तो इसके अंदर अभी एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स है, जहाँ पे बॉन्डिंग है वहां पे एनर्जी है, बॉन्ड है, केमिकल्स है, मतलब एनर्जी है। उसको डिकम्पोजर पूरा रिलीज कर रहे हैं एंड फाइनली उसको इनऑर्गेनिक मिनरल में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्सअप कर देता है। क्लियर बेटा? तो ये आपकी एक फूड चेन चल रही है जिसमें आप फ्लो ऑफ एनर्जी को देख सकते हैं। बेसिक लेक्चर में मैंने बताया था कि दो चीज कांस्टेंट है, एक फ्लो ऑफ एनर्जी एंड दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल। क्लियर? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एंड न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है। वापस एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड above, they may seem to be very disconnected. क्वेश्चंस आपस में डिस्कनेक्टेड आपको लग सकते हैं कि आप कभी माइक्रोब्स की बात कर रहे हो, कभी एनर्जी, कभी किस तरीके से ब्रीदिंग कर रहे हो उस चीज की बात कर रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। तो इस तरीके के जो आपने बायोडाइवर्सिटी से पहले पैराग्राफ में क्वेश्चंस अराइज किए हैं वो कैसे आपको डिस्कनेक्टेड से लगते हैं, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। क्लियर? इसमें हमने क्या बोला, ब्रीदिंग इज रिलेटेड, आप गैसेस एक्सचेंज से सिर्फ ब्रीदिंग नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड टू डाइजेशन। एंड ब्रीदिंग हो रही है दैट इज नॉट रिलेटेड टू सेलुलर रेस्पिरेशन इंडिविजुअल, जब अंदर सेल के अंदर वो इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म चलेगी देन ओनली इट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग का एक पार्ट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ब्रीदिंग में आप एक्सहेल कर रहे हो CO2 को, वो CO2 आपके हर एक टिश्यू में हर एक सेल से आ रही है एंड देन आपके ब्लड में आती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड है सब। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंड। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑप्टेन, ये एमसीक्यू है बेटा, ठीक है, अंडरलाइन करो एनसीईआरटी में। ऑल द एनर्जी required for life process is obtained by the oxidation of some macromolecules that we call food. ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा फूड का,
जब हम बोले थे फॉर्मेशन तो हमने वर्ड यूज किया था रिडक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज रिडक्शन प्रोसेस ऑल्दो दैट इज रिडॉक्स, यहाँ पे भी वही चीज है, लेकिन बेसिकली क्या है, यहाँ फूड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। Some macromolecules that we call food. Only green plants and cyanobacteria. Again, underline this sentence. Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. They trap light energy and convert it into chemical energy. अब तो ये कितना इजी लग रहा होगा ये सेंटेंस ना। That is stored in the bonds of carbohydrate like glucose, sucrose and starch. पूरा अंडरलाइन करो बेटा। कुछ एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, कई बार बता दिया। अगर C6H12O6 आप लिख रहे हो तो उसकी बॉन्ड में एनर्जी ट्रैप, ठीक है। तो ब्रीदिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन are the two different process which are interrelated to each other. अगर ये रिएक्शन दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा है C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 6H2O 36 ATP। ATP को एक साइड में रखो, सिर्फ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट को देखो तो तुम्हें देखने में ये रिवर्स रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस लगता है ना। वहां पे इस साइड सबस्ट्रेट था, वो प्रोडक्ट था, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। तो ब्रीदिंग में मेनली हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनटेक, CO2 को रिलीज। CO2 आपकी कहाँ से रिलीज हो रही है, सारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म से वो लंग्स तक सप्लाई आएगा, उसमें लंग्स इन्वॉल्व है। ये हायर ऑर्गेनिज्म दिख रहा है आपको, क्लियर बच्चा। एंड ऑक्सीजन भी उसी तरीके से लंग्स से जाएगा ब्लड में, ब्लड से पूरा सारे सेलुलर टिश्यू तक। तो जब एक सेल के अंदर तक ट्रांसपोर्ट हो गया है तो यहाँ पे आपकी प्रोसेस हो रही है जिसमें आपका वाटर रिलीज हुआ एंड ग्लूकोज एंटर किया है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा। एक मॉलिक्यूल C6H12O6 का यहाँ एंटर करते हुए दिख रहा है, पहले उस पर जो प्रोसेस होगी ट्रांसफर प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, और ये होती है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद बनता है पायरुविक एसिड, पायरुवेट, एंड वो ट्रांसफर होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एंड वहां पे होती है क्रेब्स साइकिल। इज इट क्लियर? यही आपको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स, याद रखना है वहां पे कोई हम नॉस्ट्रिल से एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, वहां स्टोमा है, स्टोमा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। या सेकेंडरी ग्रोथ है तो लीफ के अलावा स्टेम पे क्या आ जाएंगे, लैंडिसेल्स आ जाएंगे। प्लांट एक्सचेंज गैसेस विद देयर सराउंडिंग थ्रू द स्टोमा। स्टोमा मेनली प्रेजेंट ऑन लीफ। कैलोरी वैल्यू के लिए ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, इसको हम जब एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे न्यूमेरिकल बेसिस पे कि आपने कितना इनटेक किया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कितनी कैलोरी आ रही है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया है तो 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन अगेन 4 कैलोरी, फैट 9 कैलोरीज, विटामिन एंड मिनरल्स इनमें एक्चुअली में कोई कैलोरीज होती नहीं है बट दे आर द एसेंशियल फॉर अनदर प्रोसेसेस, ठीक है। बाइंड करते हैं, मिनरल्स हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए, एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए चाहिए, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये चाहिए, इसलिए हमें ये एज अ सोर्स ऑफ फूड हमें चाहिए। मल्टीविटामिन की गोलियां लेने लगे हैं लोग, आएंगे भी लेकिन बाद में मल्टीविटामिन। देखो मूवी है हंसी तो फंसी बात, ठीक है, किसी ने परिणीति चोपड़ा देखा, उसमें हर बात में उसकी निकलती है, वो साइंटिस्ट रहती है एक्चुअली उसमें, ठीक है। हर बात में उसकी टैबलेट्स निकलती है और वो खाती है, मतलब एंटी स्ट्रेस टाइप की और कुछ भी चीजें हैं उससे रिलेटेड उसके पास टैबलेट रहती है। We must remember that in green plants too, again NCERT का पॉइंट है, not all cells, tissues and organs photosynthesize। जो हमने तुम्हें इंट्रोडक्शन में एक चीज बताया रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस हर एक सेल में नहीं हो रही, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस को कभी हमें ये नहीं बोलना है कि ये रिवर्सिबल है। एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस चलेगी तभी वहां सेलुलर रेस्पिरेशन चलेगा, ये रिवर्सिबल हो गया।
तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट एग्जैक्ट रिवर्सिबल, दोनों प्रोसेस क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्लियर है। देखने में एक जैसी लग रही है कि वो रिवर्स प्रोसेस है, लेकिन वो एक अलग ऑर्गेनल में हो रहा है, वो एक अलग ऑर्गेनल में हो रहा है, वो कहीं लोकेशन है उसका, वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग में हो रहा है। और दो मेसोफिल सेल रेस्पायर कर रही है, ठीक है, मेसोफिल सेल कॉमन हो गई, वो फोटोसिंथेसिस भी कर रही है, वो रेस्पायरेशन भी कर रही है, बट रेस्पायरेशन इज यूनिवर्सल, हर एक लिविंग सेल के अंदर रेस्पायरेशन हो रहा है। Only cells containing chloroplasts that are most often located in the superficial layer. अब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है बेटा, तो सोचो कि सुपरफिशियल लेयर क्या होता है। सुपरफिशियल मतलब जहां तक लाइट आपकी पेनिट्रेट कर सकती है, उससे मैंने रिलेटेड बताया है तुम्हें कि कोलेनकाइमा में भी क्लोरोफिल हो सकता है, हाइपोडर्मिस में क्लोरोफिल हो सकता है, जहां जहां क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे वहां वहां फोटोसिंथेसिस हो सकती है। बट इंटरनल आप कॉर्टिकल रीजन में आ जाओ, पेरिसाइकिल में आ जाओ, बंडल शीथ को छोड़ दो, बाकी आप एंडोडर्मिस में आ जाओ, पिक में आ जाओ, तो वहां आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं दिखेगी। और ये सारे जो मैंने अभी टर्म लिए, ये लिविंग टर्म लिया, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग, कंपेनियन सेल लिविंग, जाइलम फ्रैगमेंट नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग तक जब तक हम नहीं आ रहे हैं, तब तक हमारी प्रोसेस जो कॉमन है सब में चल रही है, दैट इज सेलुलर रेस्पायरेशन, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो सुपरफिशियल लेयर में ही फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर हम ग्राउंड तक जाएं, एनाटॉमी हमारे एकदम दिमाग में वो कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड आ जानी चाहिए तुरंत, कि उस लेयर के अगर हम अंदर एंटर कर रहे हैं तो वहां फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही है, देखिए सेलुलर रेस्पायरेशन होगा अगर वो लिविंग। हेंस इवन इन ग्रीन प्लांट all other organs, tissues and cells that are non-green need food for oxidation. इसके लिए तो उनके पास फूड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फ्लोएम के थ्रू जो हो रहा है। सिर्फ अगर उनको स्टोर करना होता है और कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो स्टोरेज हो जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन की नीड नहीं होती। जो हमने सोर्स टू सिंक वाला देखा, मेथड देखा, ठीक है, वो इसीलिए तो था क्योंकि हर जगह फूड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन सबको फूड चाहिए। इज इट क्लियर? घर में सब लोग तो खाना नहीं बनाने जाते होंगे एक साथ, चलो आज सब मिलके खाना बनाएंगे, अपना अपना बनाएंगे, इसका मतलब घर में लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है, सब अपना अपना बना रहे, नहीं तो मम्मी खाना बनाओ, मम्मी इसकी रेसिपी उसकी रेसिपी, सबकी अलग अलग डिमांड कंप्लीट हो, लेकिन सप्लाई तो सबको चाहिए ना, एनर्जी सबको। प्लांट में आपके लिविंग सेल्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही हैं, लेकिन उनको फूड चाहिए ऑक्सीडेशन के। और दो जो आपका पहला स्टेटमेंट था वो क्या था कि प्लांट ईट नहीं कर रहा है फूड को क्योंकि उसके पास स्टोर है, तो उसके पास खाने को बनाना है और वो खाने की सप्लाई मेंटेन कर रहा है। इज इट क्लियर? तो दोनों स्टेटमेंट एमसीक्यूज में आ सकते हैं। Hence, food has to be translocated to all non-green part. That is phloem translocation. एक दिन मैंने तुम लोग को बताया था जब ब्रॉड वे में हम लोग फूड की बात करते हैं तो वर्ड यूज होता है ट्रांसलोकेशन। Animals are heterotrophic, that is they obtain food from plants directly, herbivore और indirectly carnivore. अभी हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, ये herbivore हो गया, ये कार्निवोर हो गया, ये सेकंड कार्निवोर, ये टॉप कार्निवोर हो गया। तो आपको एक देख रहा है चेन, लेकिन अगर ये कहो कि ये घास नहीं खाता, तो कोई दादी अम्मा लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो समझ नहीं रहे इस चीज को, उनके हिसाब से ठीक है कि ये घास नहीं खाता, लेकिन तुम वहां पे डिबेट कर सकते हो, ये घास नहीं खाता लेकिन ये भी घास पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ये जिसको खाता होगा वो कहीं ना कहीं घास फूस खाता है। इज इट क्लियर? सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाई, और ये भी अंडरलाइन करो, ये सब क्वेश्चंस है। एनिमल्स आर हेटेरोट्रोपिक, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली, आर नोन एज हर्बीवोर, इनडायरेक्टली और नोन कार्निवोर। सेप्रोफाइट फंजाई में देखा था, अभी क्लासिफिकेशन उस दिन पढ़ाया था। आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, इनका मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है? डेड और डिके, ये जनरल बोला जाता है, ठीक है, फिर अदर फिर उसमें क्लासिफिकेशन में नहीं जाना।
एक्टोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, तो डेड पे कैसे चला गया, वो तो लिविंग है मैम, वो अलग बात है। बट जनरल हम जब एक क्राइटेरिया में डिफाइन किए हैं, क्लासिफाई किए हैं, तो फंजाई को हम डिकम्पोजर में डाला। ठीक है, ये उसी तरीके से है जैसे तुम्हारे यहाँ रोज सुबह कचरा वाला आता है और वो कचरा ले जाता है। ठीक, तो हमारे अर्थ पे एक बार मैंने स्टेटस लगाया था, शायद तुम लोगों ने देखा होगा, हमारे अर्थ पे प्लांट्स जरूरी है, डिकम्पोजर जरूरी है, बीच में हम लोग किसी जरूरत की चीज नहीं है। ठीक है, अगर हमें हमें हटा दोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, प्लांट्स को हटाओगे तो भी फर्क पड़ेगा, डिकम्पोजर हटाओगे तो भी फर्क पड़ेगा। तो हम जो समझते हैं ना कि हम बड़े स्ट्रांग और सबसे सुपर पावर है, धरती को हमने कंट्रोल कर रखा है, एक्चुअली हम लोग सबसे बड़े बेवकूफ हैं। हम धरती को यूज कर रहे हैं, और अगर हमारी बॉडी को डिकम्पोज नहीं किया जाएगा तो हम यहाँ पे पूरा एक कचरा बना देंगे। इज इट क्लियर? What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life process comes from the photosynthesis. तो मैम तुम्हारी पता नहीं बेसिक लेक्चर से चिल्ला रही है। This chapter deals with the cellular respiration or the mechanism of breakdown of food materials within the cell to release energy and the trapping of this energy for the synthesis of ATP. पहले एनर्जी रिलीज होगा, जैसे हमने देखा था केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, वही यहाँ पे भी आएगी, लोकेशन चेंज होगा, तो रिलीज ऑफ एनर्जी एंड देन ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इज इट क्लियर? प्रोसेस, मेन प्रोसेस जो है हमारा एनर्जी से ही रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट इन द यूकैरियोट। चलो बताओ प्रोकैरियोट में कहाँ पे होगा? चलो प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया में होगा। अरे वाह, क्या आंसर है, आज क्वेश्चन आ रहा है, अब कल बात करेंगे। वेयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria। तो क्या लिखा है कि आपका takes place within the chloroplast। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया को कहाँ पे हो रही है? यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो हमें वहां पे सेल ऑर्गेनेल आ जाएगा, वो होगा क्लोरोप्लास्ट। एंड उसके अलावा कहीं पे फिर आपका आगे क्या प्रोसेस हो रहा है? ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, मतलब रिलेटेड कर रहे हैं दोनों को। एनर्जी टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज क्रेब्स साइकिल। आगे देखना हमें इसी को डिटेल में। ऑल्सो ओनली इन यूकैरियोट। तो इसका एनालॉजी क्या होगा? मेसोसोम, और पहले वाले का हम अब टेस्ट के बाद बताएंगे। The breaking of the carbon-carbon bond of complex compounds through oxidation within the cells। ये अंडरलाइन कर लेना, ये भी अंडरलाइन करना है, ठीक है, ये अंडरलाइन करना। The breaking of the carbon-carbon bonds of complex compounds through oxidation within the cells leading to release of considerable amount of energy is called respiration। अब ये भी फिक्स है, जैसे वहां आपने कैलकुलेट किया कितने एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, कितने एटीपी यूज हो रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक अमाउंट है, कंसिडरेबल अमाउंट। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा भाई एक लड्डू खाया और उसकी एनर्जी से आप 4 दिन चल, ऐसा नहीं होता। क्लियर? तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही आप रिलीज कर सकते। The compound that are oxidized during the process are known as respiratory substrate। Underline this, highlight this in fact। What is photosynthase? What is photosynthase? Product of photosynthesis is photosynthase। Photosynthase can be act as a respiratory substrate। जब आप डायरेक्ट ग्लूकोज को लोगे, मतलब अभी आपने जो फूड सारे अंदर गए ना आपके, उसमें कार्बोहाइड्रेट खा लिया, प्रोटीन खा लिया, लिपिड खा लिया, ठीक है, तो उसमें अगर आप डायरेक्टली ले रहे हो तो यू कैन से कि हमने ग्लूकोज को लिया। फिर मैंने ये भी बता रखा है कि ग्लूकोज इज प्राइमरी प्रोडक्ट, उससे फिर डेरिवेटिव बनके उसको अलग अलग मेटाबॉलिज्म में यूज करके ही आप प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह सब कुछ बना रहे। इज इट क्लियर? तो जो भी फोटोसिंथेट्स के मॉडिफाइड हैं वही क्या होते हैं? आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। इज इट क्लियर? रिलेट हुआ ये? फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बना था कुछ नहीं तो सिर्फ ग्लूकोज को उठा वहां से और ग्लूकोज को यहाँ पे यूज कर, वहां वो फोटोसिंथेसिस है, यहाँ वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है।
along with ऑक्सीजन, वहां पे क्या था, ऑक्सीजन रिलीज हुई, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगी आपकी। The compounds that are oxidized during this process are known as respiratory substrate. तो ऑक्सीडाइज किसको करेंगे हम, ग्लूकोज को अगर हम ले कॉमनली तो हम उसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। क्लियर। अब प्रोसेस को ही देखते हैं अभी, NADH FADH जैसा हम बताते हैं तुम्हें बाद में। ग्लूकोज पायरुवेट का बनना, ये ग्लाइकोलिसिस हो गया, ये हो गया आपका साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म में देन पायरुवेट ट्रांसफर हुआ एसिटाइल को, एक गेटवे रिएक्शन होता है, एक क्रेब्स साइकिल में जाएगा, उसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको देखना है डिटेल में, तब एटीपी वगैरह की बात करें। अभी हम जनरल रिएक्शंस पे समराइज करते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये हो गए आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ऑक्सीजन भी सबस्ट्रेट ही होगा क्योंकि लिया जा रहा है उसको। इज इट क्लियर। अब ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, मिस करिए, पहले पूछना है। एक्सोथर्मिक, जब हमने रिलेटेड पूछा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन को फोटोसिंथेसिस से रिलेट करो, वहां पे एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट और आपको रिलेट करना है कि दैट इज मतलब फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस थी एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे कोई लाइट एनर्जी यहाँ यूज नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन एंड वाटर का फॉर्मेशन। दिस इज द जनरल रिएक्शन जो हम देखते हैं। क्लियर है। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड। अब स्टार मार्क्स करो कि सबसे पहला, जैसे कहते हैं ना फेवरेट, तुम्हारा कुछ फेवरेट खाना होगा, फेवरेट खाते हुए सबके फेवरेट चीजें अलग है, किसी को स्वीट डिशेस पसंद, नॉर्मल गरम चावल दाल अचार सब्जी के साथ मिल जाए वो भी बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो आपका सबका फेवरेट है उसमें कुछ, उसी तरीके से सेल का फेवरेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सेल पसंद करती है कि सिंपल उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाए और वो उसको तोड़ ले और एक्सपायर करे। मतलब सबसे सिंपल फॉर्म में बना क्या था, ग्लूकोज। क्लियर। फ्रक्टोज भी आपका C6 है। क्लियर। फ्रक्टोज को प्रेफर नहीं करेगी, फ्रक्टोज को कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में एंड देन उसको प्रेफर करेगी। तो फ्रक्टोज आ रहा है मतलब उसका कन्वर्जन, एक स्टेप आपको एरोमेटिक स्टेप, लेकिन एक स्टेप ध्यान में रखो कि उसको कन्वर्ट करेगी। तो कोई भी चीज आप प्रोटीन खा रहे हो, लिपिड खा रहे हो, उन सब चीजों में वो फेवर किसको करती है, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन फैट एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड, तो ये ऐसे हो गया कि मम्मी ने करेले की सब्जी भी बना दी तो भी खाना है, नहीं तो डंडे पड़े, ठीक है। तो प्रोटीन फैट इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन सम प्लांट अंडर सर्टेन कंडीशन। अब क्योंकि ये प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनसीईआरटी का लाइन है तो हमें ये ध्यान में रखना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज हम लोग के लिए सेम चीज। क्या बताया मैंने, कार्बोहाइड्रेट उसकी फेवरेट है, लेकिन क्योंकि उसको एनर्जी की सप्लाई चाहिए और कोई भी कार्ब फ्री डाइट ऐसी हो नहीं सकती कि पूरी की पूरी कार्ब फ्री डाइट पे आप चले, है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो एनर्जी की सप्लाई के लिए वो जो भी है रिलेटेड उसको यूज करेगा। जैसे नॉर्मल से प्रोसेस अगर हम देखें तो हम प्रोसेस में बात करते हैं कि वहां पे स्टार्वेशन की बात है, ठीक है, कोई फूड की सप्लाई नहीं मिलेगा, हड़ताल पे चला, तो पहले दिन अच्छा खासा हेल्दी हेल्दी चमकता हुआ चेहरा दिखेगा, 4-5 दिन तक चमकता रहेगा, एक हफ्ते बाद पानी वानी ले रहा है इसमें मरेगा तो नहीं, तो वो कैसे दिखेगा कि उसकी बॉडी धीरे धीरे वीक हो रही है, फिर जो फैट डिपॉजिट है वो धीरे धीरे यूटिलाइज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए चाहिए, अब सेल तक सप्लाई जाना था, सेल को ब्लड से ही चाहिए, ब्लड ब्लड को सप्लाई फूड से नहीं मिली तो उसने क्या किया, जो डिपॉजिट है, जो बॉडी के अंदर डिपॉजिट था फैट, उन सबको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है। तो एट हमें क्या है, अल्टीमेटली हमें एनर्जी को यूज करना है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनाना है,
तो हम ऑर्गेनिक कंटेंट को यूज करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो प्रोटीन, देन फैट। इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन सम प्लांट। तब एमसीक्यू आपका कैसे फ्रेम हो जाएगा, व्हाट आर द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, और उसमें ये दिया होगा विटामिन मिनरल्स दिया होगा, तो नहीं आपको सेलेक्ट करना है, बाकी सब आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। During oxidation within a cell, all the energy contained in the respiratory substrate is not released free into the cell or in a single state. सिंपल से ऐसा नहीं है कि आपने अंदर सेल के अंदर मिक्सर ग्राइंडर लगा है, वो सामने बटन दबाई और सारा ग्राइंड सबको मिल गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपने ग्लास में पोर कर लिया, जूस मिल गया, शेक मिल गया, ऐसा नहीं होता। these are again a multi step process, कोई सिंगल स्टेप पे प्रोसेस नहीं है कि ग्लूकोज आया और आपको एटीपी मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, इट इज रिलीज इन अ सीरीज। तो अगेन आपका ये एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है कि एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, और जब डिटेल हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में तो आ ही जाता है कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज। स्लो को हाईलाइट करना, ये सब कोई ऐसा नहीं है, ये सब पैरेलल प्रोसेस चल रही है, अनलिमिटेड। जब तक आपकी लाइफ है तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी एक सेल के अंदर। तो दिस इज अ स्लो प्रोसेस जो मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंडेंट होगी। अगेन यहाँ पे आपका लिमिटेड फैक्टर और सारी चीजें आएंगी। इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। ये तो आप कॉमन एकदम कहते हैं ना कि हाँ, एक पत्थर की लकीर मान, कोई भी प्रोसेस हो रहा है कैसे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन क्या असर हो रहा है, मतलब एक लाइन तो कॉमन है कि एंजाइमेटिक कंट्रोल होगी। एक सिंगल स्टेप बॉडी में नहीं है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। इज इट क्लियर? एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये पूरा आपका क्वेश्चन है। इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम एंड इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑक्सीजन यूज हुआ, CO2 गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और एनर्जी कहाँ ट्रैप हो जाएगी, एटीपी के फॉर्म में। Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, वो रिडक्शन था, बार बार बोल रहे हैं, is not used directly but is used to synthesize ATP। ऐसा नहीं है कि एनर्जी जो आया उसको डायरेक्टली सारी मल्टी स्टेप प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में यूज कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम उनको वाया एटीपी फिर हम सप्लाई देते हैं। जैसे जस्ट सपोज अब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे करा दो सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज हुआ और उससे ट्रांसपोर्टेशन करा दो, तो ये तो पूरा हौच पौच हो जाएगा। कहाँ एनर्जी चाहिए उसको हमने पैक करके एनर्जी की सप्लाई दे दी। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे आप जस्ट आप ऐसा ही सोचो कि कोई इमेजिन करो कोई सेल लगी है, आपको छूट मिल रही है कपड़े की, लेकिन वहां पे सेपरेट नहीं किया गया कि ये ग्रुप नहीं बनाया गया, ये 5 साल के बच्चों का, ये 10 साल के, ये 15 साल के, ये 20 साल तक के कपड़े वहां पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको एक मिक्सिंग में अपने लिए सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसी तरीके से कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया गया है ताकि जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको आप ट्रैक कर लो पहले और फिर हमें प्रोसेस के अकॉर्डिंग सप्लाई दे दो। अभी हम तीनों फैकल्टी यहाँ खड़े होकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाने लगे, तब समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। तो उसी तरीके से एटीपी सब लोग यूज जरूर कर रहे हैं, तो एटीपी भूल जाओ कि एनर्जी सब लोग यूज कर रहे हैं। अगर उस एनर्जी की यूज वाली जगह पे एनर्जी का फॉर्मेशन चलने लगेगा तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी एंड पूरा फिनोमेना एकदम कुछ कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो उसको एक प्रॉपर प्लेस दे दिया गया कि भाई तुम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ एनर्जी को फॉर्म करो, उसके बाद हम एटीपी का सप्लाई सबको देते जाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। Used to synthesize ATP which is broken down whenever energy needs to be utilized। तभी हम देख रहे थे ATP ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनता है, ADP प्लस PI। ADP ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, AMP प्लस PI।
ठीक है। Hence ATP act as the energy currency of the cell. तो छोटे क्लास से बोलते आ रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी का फॉर्मेशन, वही चीज है। This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring process of the organism. जहाँ पे आपको एनर्जी को यूज करना है उन सारे प्रोसेस में ये एटीपी यूज होगा। एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज एज प्रिकर्सर। ये सब क्वेश्चन है बेटा। एनर्जी को तो सेव कर लिया, ऑक्सीजन को यूज कर लिया, CO2 को गैसेस फॉर्म में रिलीज कर दिया। अभी भी आपका कार्बन का स्केलेटन तो है, जैसे वहाँ RuBP था, उससे आपने PGA बनाया, उससे आपने ग्लिसरेडियोइड 3 फॉस्फेट बनाया, तो एक स्केलेटन भी तो चल रहा है। बीच की आपने एनर्जी को कर लिया यूज, तो C और H और ऑक्सीजन जो वहाँ पे एसिडिक ग्रुप वगैरह लगे वो सब कहाँ जाए? तो एक कार्बन डाई सॉरी एक जो आपका वहां पे स्केलेटन है हाइड्रोकार्बन का या कार्बन का, उसको क्या हम कर रहे हैं फिर अनदर पाथवे में, जो हम बार बार तुम्हें बोल रहे हैं कि ग्लूकोज के ही टूटने से बाकी सारी चीजें बनेंगी एंड ग्लूकोज के यूज फॉर्मेशन के बाद मॉडिफिकेशन से ही बाकी चीजें बनती। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रिकर्सर। ठीक है, प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? एनाबॉलिक। समझना, इसको भले ही 2 मिनट लो लेकिन इस लाइन को समझो। of other molecules in the cell. That's why मैंने क्या बोला था, ब्रॉडली हम कह रहे हैं उसको कैटाबोलिक प्रोसेस, लेकिन अंदर बहुत सी चीजों की सिंथेसिस भी इसी प्रोसेस से चलेगी। ठीक है, तो फिर से हमें पूरा एज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा एक पाथवे होता है जो कि हर स्टेज पे हर इंटरमीडिएट से अलग डायरेक्शन में जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट कि सेल को क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो बीच बीच से जो कार्बन के स्केलेटन है वो किसी और पाथवे के इंटर सबस्ट्रेट की तरह वर्क कर सकते। इज इट क्लियर? समझ में आया? फिर से सुनो। दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एटीपी को तो आपने यूज कर लिया एनर्जी के फॉर्म से, एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब जो प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। कौन सी प्रोसेस हो रही है? बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल। दीज आर द बायोमोलिक्यूल की ही बात हो रही है। ठीक है, तो उसके स्केलेटन को भी हमें यूज करना है। ठीक, तो ब्रॉडली आज के लेक्चर में हमने सिर्फ रिलेट कर दिया है पूरी प्रोसेस को। फोटोसिंथेसिस से हम रिलेट करके देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस थी। लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा था एज अ केमिकल एनर्जी, एंड एक रिड्यूसिंग पावर आपको मिल रही थी NADPH2 के फॉर्म में, जो आपका लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कैल्विन साइकिल में यूज हुआ, एंड उससे आपको ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है। एक ये फिजिक्स में सर्किट तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ोगे आगे, तो उससे आप देख रहे हो कि कैसे ये पूरी सर्किट बनी हुई। तो ये जो ग्लूकोज है इसी को ले गए हम यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हुई थी, CO2 एंटर किया था, इस ऑक्सीजन को ले गए हम इस प्रोसेस में। क्लियर? जब हम कंपैरेटिव बता रहे हैं तब जरूरी नहीं है कि यही ऑक्सीजन जो वहां रिलीज हुई थी वो यहाँ आ जाए, वो एटमोस्फेयर में जा सके। गैसेस डिफ्यूजन अपने मन से करते हैं, कहीं से भी कहीं जा सकते। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी फर्स्ट, एंड देन आपका जो पायरुवेट वगैरह बन रहा है वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। अगेन दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। उसके रिजल्टेंट आपका एटीपी वगैरह का फॉर्मेशन, और ये पूरा जो फॉर्मेशन जो फाइनली होगा वो सेम लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पे मेम्ब्रेन पे चल रहा था। यहाँ पे भी एनर्जी जैसे अंदर आ रही है तभी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो जो भी मॉलिक्यूल उसको रिसीव करेगा वो मॉलिक्यूल हायर एनर्जी वाला मॉलिक्यूल बन जाए। इज इट क्लियर? फिर से उसने क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर से आपके कुछ अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आएंगे, वो उसको रिसीव करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी होगी, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी से प्रोटोमोटिव फोर्स होगा, एंड उस प्रोटोमोटिव फोर्स से जब वहां मेम्ब्रेन पे वो फोर्स ब्रेक डाउन होगा
H प्लस बाहर आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी एंड उसको से प्रोसेस से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये तीनों मैकेनिज्म हमें पढ़नी है डिटेल में, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बट उसके पहले एकदम अच्छे से इसकी जो भी बेसिक्स है ये मैंने पूरा तुम लोगों का थ्योरी खत्म कर दिया है 14.1 के पहले का। क्लियर? इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो, कुछ इमेजेस दिए हुए हैं इसको अच्छे से देखना एंड एकदम बेसिक्स आपका क्लियर है। क्लियर है?